हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 22 जो कि है पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। कल की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 और कैसे एक मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल बिल 1, 2 में क्या डिफरेंस होता है वो हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग कब कब करवाई जाती है, किस तरीके से अगर दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जॉइंट सिटिंग करवाने की वो हमारे प्रेसिडेंट की होती है, वो उसको सम्मन करवाते हैं और उसको प्रिजाइड कौन करता है, हमारे लोकसभा के स्पीकर। तो ये सब चीज़ें हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बाकी के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का बजट इन पार्लियामेंट, कि जब पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बजट है वो आपको कहीं मेंशन नहीं दिखेगा। एज अ बजट वर्ड आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बट क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं जो बहुत सारे लोग हैं वो लेमन वर्ड के नाम से इसको जानते हैं एंड सभी लोग इसको बजट के नाम से ही जानते हैं, इसलिए बहुत यूजुअल है कि वो बजट के बारे में ही इस वर्ड को ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं रादर देन कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करें। ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको नाम है। ठीक है, एंड क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो किस आर्टिकल के अंदर से मेंशन किया गया, आर्टिकल 112 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। बजट अब देखते हैं होता क्या है। बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर का जो बजट होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी कहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट, वो उसमें मेंशन किया जाएगा। एंड कितना एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का होगा, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आएंगी, स्कीम्स लेके आएंगी, तो उन सब में पैसा लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें बजट में मेंशन की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 1 फरवरी 2022 को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट पेश किया और उस बजट में आप देख सकते हैं कि जो उस फॉलोइंग ईयर का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेके वो चलेगा 31 मार्च ऑफ 2023 तक। ठीक है, तो वो जो बजट आया है 1 फरवरी को वो उस फाइनेंशियल ईयर में काम करेगा। इन एडिशन टू द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कि मतलब सिर्फ रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू कहाँ से उन्होंने रेवेन्यू आया है, एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पर उनका खर्चा हुआ है, ये सारी चीज़ें तो लिखी होंगी बट इसके अलावा और भी चीज़ें आपको बजट में मेंशन देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें बजट में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट की। तो आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है कि मान लो किसी कंट्री को लोन की ज़रूरत थी तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें लोन दिया और क्योंकि आप उन्हें लोन दे रहे हो तो लोन के बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट जो आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसिप्ट का काम करेगा। ठीक है, बिकॉज वो डे टू डे एक्टिविटी से इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कि आपने किसी को लोन दिया एंड लोन के बदले में, क्योंकि लोन का एक पीरियड होता है, 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, तो जो भी उसका पीरियड है उसके एंड में आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल जाएगा बट उसके दौरान आपको कुछ मतलब जो भी कह सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह जनरेट होगा, तो वो इंटरेस्ट मतलब क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास मान लो 500 रुपीज़ हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और उस 500 में से उन्होंने मान लो 100 रुपये किसी को लोन में दे दिए, तो क्या होगा कि हर साल मान लेते हैं उसमें से 10-10 रुपये जो है गवर्नमेंट मतलब उनको इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो 100 रुपये लोन पे नहीं देते तो एज इट इज़ 100 रुपये उनके पास पड़े रहते हैं। बट क्योंकि उनके पास 500 रुपये थे, उन्होंने से 100 रुपये लोन में दे दिए किसी कंट्री को, तो वहाँ से हर साल या हर महीने जो भी है उनका 10-10 रुपये तो उन्हें मिलता रहेगा एंड लास्ट में जितने पीरियड ऑफ के लिए उन्हें लोन दिया गया है उसके एंड ऑफ द ईयर में उनको जो प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपीज़ वो भी मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो एक तरह का क्रेडिट होता है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट को प्रॉफिट जनरेट करता है एंड कहीं ना कहीं उनको उससे फ़ायदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे बजट में मेंशन की जाती है कि गवर्नमेंट को किन किन सेक्टर से जो है रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है और किस तरीके से वो रेवेन्यू को अर्न कर रहे हैं और क्या रीज़न है कि वो रेवेन्यू को अर्न कर रहे हैं, वो सब चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। देन हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप अगर मान लेते हैं इस केस में हमारी कंट्री को लोन चाहिए, ठीक है, तो हमारी कंट्री को लोन, हमारी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो किसी और कंट्री से लेंगी, या फिर मान लेते हैं कि कोई भी वर्ल्ड बैंक होंगे, IMF हो गए, वहाँ से वो लोन उठा रही हैं, पैसा उठा रही है, तो उन्हें इंटरेस्ट में देना पड़ेगा कुछ ना कुछ अमाउंट। तो क्योंकि ये पैसा हमारे देश से दूसरे देश जा रहा है तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गया है। तो जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट करता है बैलेंस शीट में, यानी गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट होती है उसमें लाइबिलिटी का काम करता है, बिकॉज जो लोन उन्होंने उठाया है मार्केट से उठाया है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट से उठाया हो, इंटरनेशनल मार्केट
मार्केट से उठाया वो कभी ना कभी उन्हें वापस पे करना पड़ेगा। तो एक लायबिलिटी के तौर पे उनके पास होता है कि आज नहीं तो कल वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भले वो लोन उन्हें आज के तौर पे मिल गया हो कि कुछ मान लो पॉलिसीज़ लानी है या फिर मान लो कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत अर्जेंट वे में जो है पैसों की ज़रूरत है, बट वो पैसे डोमेस्टिक मार्केट से ना उठा के उसने इंटरनेशनल मार्केट से मान लो उठाए हैं, तो उस केस में उन्हें जो जिस चीज़ के लिए पैसा चाहिए था वो काम उनका हो गया है। बट क्योंकि वो जो लोन का पीरियड था वो ख़त्म होने आया है, अब गवर्नमेंट को वो सारे के सारे लोन के पैसे उन्हें वापस चुकाने पड़ेंगे, तो इसलिए वो एक लायबिलिटी का काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है एस्टिमेट्स बताने पड़ेंगे बजट के अंदर कि कितना रेवेन्यू रिसिप्ट होगा गवर्नमेंट का, कितना कैपिटल रिसिप्ट होगा। देन वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, किस तरीके से वो रेवेन्यू को और ज़्यादा रेज कर सकते हैं। रेवेन्यू को रेज करने का अच्छा तरीका कि आप टैक्स में कुछ चेंजेस लेके आओ, टैक्स स्लैब को बढ़ाओ या फिर जो टैक्स बेस है आप उसको बढ़ा दो, ठीक है। रादर देन कि आप टैक्स स्लैब बढ़ा रहे हो कि 5% का सीधा 10% कर दिया, 10 का 20% कर दिया, ये ना करके आप टैक्स स्लैब को कम करके आप टैक्स बेस बढ़ा रहे हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स के थ्रू पैसा आता है, तो वो सारे वेज एंड मीन्स यहाँ पे बताए जाएंगे जिसके थ्रू वो अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर कि किस किस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया है अपने पैसे को, बजट में जो पैसा उन्हें मिला है उन्होंने किस किस सेक्टर्स में लगाया है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ में लगाए हैं, कुछ खरीदा है, कुछ इंपोर्ट किया है सामान को, उसमें उन्होंने खर्चा किया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। इसके अलावा डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल ईयर का बजट आप लाए हो तो उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका आपको उस पर्टिकुलर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ, कितना रेवेन्यू मिला गवर्नमेंट को, कितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, वो कहीं ना कहीं उन्हें बताना है। तो जैसे कि आपने बात की थी कि 1 फरवरी 2022 को मान लो फाइनेंशियल मिनिस्टर बजट लेके आ रही हैं, तो जो बजट आ रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल होगा। बट उस बजट के अंदर जो है इससे पहले वाला साल, यानी कि हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें भी उन्हें मेंशन करनी पड़ेगी उस बजट के अंदर। एंड साथ ही साथ उन्हें रीजंस बताने पड़ेंगे अगर मान लेते हैं उन्हें कुछ बजट में डेफिसिट हुआ हो या फिर सरप्लस हुआ हो, ठीक है। अब बजट डेफिसिट और सरप्लस में क्या डिफरेंस होता है, मान लेते हैं कि बजट में जो पैसा मिला था गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए वो 1000 रुपये थे, ठीक है। या फिर हमसे ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना था, रेवेन्यू मिला उस साल में जो भी टैक्स वगैरह था, फिर जो भी चीज़ कैलकुलेट करके मान लो उन्हें 1000 रुपये रेवेन्यू मिले, ठीक है। और जब उन्होंने अपना कैलकुलेट किया कि उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कितना मतलब उन्होंने लोगों को सैलरीज पे की हैं या फिर कोई भी सामान इम्पोर्ट किया है या फिर कोई डिफरेंट पॉलिसीज़ में पैसा खर्च किया है, तो मान लेते हैं कि एक्सपेंडिचर उनका हो गया 2000, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी अमाउंट है, बट आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी करोड़ों में ये सब चीज़ें करती हैं। बट हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान लेते हैं पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 1000 रुपये था, बट क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है 2000, ठीक है। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि आप पे एक्सपेंडिचर जो है मतलब उन्हें खर्चा काफ़ी ज़्यादा कर दिया एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू, जितना पैसा उन्हें मिला है वो कम हो गया और खर्चा उन्हें ज़्यादा कर दिया। अब क्योंकि रेवेन्यू उन्हें 1000 रुपीज़ मिला है, बट आप क्या सोच सकते हो कि 2000 रुपये का खर्चा कैसे करेंगी वो, यानी एडिशनल उन्हें 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है। तो इस केस में हम इसको कहेंगे बजट डेफिसिट, क्योंकि उन्हें डेफिसिट हो गया है, यानी जो पैसा उनके पास आया है वो कम है और उन्हें खर्चा बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो इस केस में जो एडिशनल 1000 रुपीज़ है उन्हें कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़े होंगे, या तो उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से वो लोन में उठाया हो या फिर बैंक से उठाया हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट से उठाया, सो दैट वो उसको मैनेज कर सके। तो इस केस में जो डेफिसिट हुआ है कहीं ना कहीं अगर मान लेते हैं क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रेवेन्यू कम आया है, एक्सपेंडिचर उनका ज़्यादा हो गया, इट मीन्स उससे डेफिसिट हुआ है, तो रीजंस बताने पड़ेंगे क्यों डेफिसिट हुआ है, ठीक है। कि उनके पास टैक्स के थ्रू जो पैसा आया वो कम आया था इसलिए उनका डेफिसिट हुआ है, या फिर कुछ ज़्यादा ही एडिशनल स्कीम्स उन्होंने लॉन्च कर ली है जिसके कारण उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो वो रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सरप्लस की। तो सरप्लस के लिए आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो रेवेन्यू आया, मान लेते 1000 रुपीज़ आया था रेवेन्यू, ठीक है, बट क्योंकि खर्चा उनका सिर्फ 500 रुपये का हुआ है सरकार का, ठीक है। तो इस केस में रेवेन्यू ज़्यादा है 1000 रुपीज़, इस खर्चा सिर्फ उन्होंने 500 का किया, नहीं अभी भी 500 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ क्या सरप्लस है, नहीं यहाँ पे बजट में सरप्लस हुआ है। तो क्यों सरप्लस हुआ है, क्यों इतना रेवेन्यू ज़्यादा आया है, वो रीज़न बताने पड़ेंगे कि हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस पर टैक्स पे किया हो, उन्होंने कम स्कीम्स लॉन्च की हो जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा हो, तो वो सारे रीजंस भी उन्हें बजट के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और बोला गया है कि जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी है कमिंग ईयर की, ठीक है, तो यानी जो क्लोजिंग ईयर था उसके बारे में उन्होंने सब कुछ मेंशन कर दिया कि कहाँ पे कितना रेवेन्यू आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, डेफिसिट हुआ है, सरप्लस हुआ है, इसके रीजंस क्या है वो सब बता दिए। बट जो बजट कमिंग ईयर का होगा, मतलब जो बजट आ रहा है उसमें जो कमिंग ईयर में किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आएंगी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होंगी, वो सारी चीज़ें भी उन्हें मैंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे टैक्सेशन के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई लॉ आ रहा है, किस तरीके से हम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कोई डिफरेंट टैक्सेस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या टैक्स की स्लैब बढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें उन्हें
हमें बतानी पड़ेंगी। प्रॉस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू की रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हो, कितना पैसा किस सेक्टर से आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। स्पेंडिंग प्रोग्राम की कौन कौन से प्रोग्राम आप चला रहे हो, जैसे मान लेते गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत प्रोग्राम चलाया था, जहाँ पे आपने देख सकते हो कितने लोगों को इसका फ़ायदा देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने सोचो आप कितना ज़्यादा स्पेंड किया होगा अपना पैसा, सो दैट लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। तो जो भी स्पेंडिंग प्रोग्राम है जहाँ पे जितना पैसा लग रहा है, तो वो सब बजट में बताना ज़रूरी है। इसके अलावा जो न्यू स्कीम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हो, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आती है, जैसे हाईवे बना रही है, कहीं पे मेट्रो बना रही है, कहीं पे रेलवे का काम चल रहा है, तो ये सारे नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बजट में मेंशन करना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है बजट में आपको देखने को मिलेंगी। देन हम बात करते हैं टिल 2017, यानी 2017 से पहले क्या देखने को मिलता था कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बजट को 2 पार्ट्स में मतलब कह सकते हैं लेके आती थी। एक को रेलवे बजट बोलते थे, दूसरे को जनरल बजट। रेलवे बजट में आप सोच सकते हो कि जो रेलवे में कितना जो भी एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रेलवे, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो सिर्फ रेलवे बजट पे मेंशन की जाती थी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कितना रेलवे में पैसा खर्च कर रही है, कितना उन्हें वहाँ से मुनाफा हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके रेलवे बजट में मेंशन होती थी। और जो जनरल बजट है वहाँ पे बाकी रेलवे मिनिस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने भी मिनिस्ट्री हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो भी मिनिस्ट्रीज आती हैं, वो चाहे वो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री हो, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो, तो जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, कितना उन्हें रेवेन्यू मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है जनरल बजट के अंदर मेंशन की जाती थी। बट कब? 2017 से पहले, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों था और कब से ये चल रहा है कि बजट मतलब रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट रखा जा रहा है? तो आपको देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड में कि जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो उस टाइम पे रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से। कब? 1924 को। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि 1924 को रेलवे बजट को सेपरेट कर दिया गया था जनरल बजट से। किसकी रिकमेंडेशन से? कमेटी बैठी थी, एक्वर्थ कमेटी, रिपोर्ट 1921 में आई थी, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह सकते हैं रिकमेंड किया कि आप जनरल बजट और फाइनेंशियल बजट को जनरल बजट और रेलवे बजट को आप डिफरेंटली इसको लेके आओ, ठीक है। उसके भी उन्होंने कुछ रीजंस बताए कि क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस द फ्लेक्सिबिलिटी इन द रेलवे फाइनेंस, ठीक है। तो होता ये था, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया, रेलवे लाइंस को बिछाया सो दैट वो कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकें। एंड कनेक्टिविटी की ज़रूरत उस समय इसलिए भी थी बिकॉज काफ़ी मात्रा में कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो अपने वहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन में ले जाते थे, बिकॉज रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल था इंडिया में। और क्योंकि वो इसलिए अवेलेबल था, इसलिए कह सकते हैं जिस जगह आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वहाँ पे एक पोर्ट सिटी तक लेके आना, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरी था कि रेलवे कनेक्टिविटी अच्छे से हो। बिकॉज जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो जानते थे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है लोग स्किल्ड हैं, फिनिश प्रोडक्ट उनके काफ़ी ज़्यादा थे, जैसे सिल्क के प्रोडक्ट्स थे, एंड वो काफ़ी मात्रा में इंडिया के ब्रिटेन के मार्केट में बेचे जाते थे। बट क्योंकि जब ब्रिटेन ने पूरी तरह से कह सकते इंडिया को कॉलोनाइज़ कर लिया, तो उनकी एक ही जो थी कह सकते तमन्ना ये थी कि वो किसी तरीके से जो है उस फिनिश प्रोडक्ट जो इंडिया में बनाया जाता है उसका एक्सपोर्ट इतना मतलब जो उसके चार्जेस हैं इतना ज़्यादा हाई कर दे कि वो चीज़ ब्रिटेन के मार्केट में ईजिली लोग ना खरीद सके। बिकॉज अगर आप उसके प्राइसेस बढ़ा दोगे उस प्रोडक्ट के जो इंडिया के लोग बना, बिकॉज कहते थे कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी और ब्रिटेन के मार्केट में बहुत लोग उसे ख़रीदा करते थे। बट क्योंकि ब्रिटिश जो है अपना मुनाफा चाहती थी, हमेशा अपना प्रॉफिट करना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने इंडिया के जो सामान थे उसे इतना महंगा कर दिया ब्रिटेन के मार्केट में कि वो ब्रिटेन के जो लोग थे वो उसे खरीद ना सके, ठीक है। और उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि जो मतलब इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल्स होता था, जैसे कॉटन हो गया, रॉ कॉटन हो गया, उसको वह एक्सपोर्ट करते ब्रिटेन में, एंड ब्रिटेन में फिर वो उस चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट बना के देन वहाँ पे सेल करते एंड आसानी से ब्रिटेन के लोग उसे खरीदते। यहाँ तक कि जो इंडिया था, इंडिया में भी उसको इतना सस्ता बना दिया जाता था उस प्रोडक्ट को जो कि ब्रिटेन से आता था कि इंडिया के लोग भी खुद ब्रिटेन का ही प्रोडक्ट यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्री जो कितने सालों से चली आ रही थी, जिसमें इंडिया के लोगों को बहुत महारत हासिल थी, उन सबको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ये सब करने के लिए उन्हें कनेक्टिविटी का इंश्योर होना ज़रूरी था। वो चाहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें आसानी से पहुँच जाएँ, तो इसलिए उन्होंने रेलवे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। रेलवे को डिफरेंट जगहों में रेलवे लाइन्स उन्होंने बिछाई हैं, चाहे आप हिली एरियाज़ में देख लीजिए, ऐसे ऐसे जगहों में उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है जिसे उस समय कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो उनको पता था कि जो रेलवे है और जनरल बजट है, ठीक है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा पैसा चाहिए था और रेलवे से रेवेन्यू जितना ज़्यादा खर्च भी कर रही थी सरकार, मतलब ब्रिटेन की सरकार जितना खर्च कर रही थी रेलवे लाइन्स को बिछाने में, उतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू भी मिलता उस चीज़ से। पर जनरल बजट है, जैसे आपका हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर है, इस सेक्टर में वो ना ही जितना ज़्यादा खर्च करते ना ही इतना रेवेन्यू आता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि दोनों बजट को डिफरेंटली पेश करना शुरू कर दिया। बिकॉज अगर
आप सेम बजट रखते हैं, मान लेते हैं कि बजट होता है जनरल बजट, तो जनरल बजट में जो भी पैसा आता है उसको आपने डिफरेंट सेक्टर्स में उस पैसे को यूज़ करना पड़ता। बट क्योंकि रेलवे से पैसा भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और वहीं पे आपको खर्च करना है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि रेलवे का पैसा जो आ रहा है वो रेलवे में ही लगे, और क्योंकि जो जनरल बजट है वहाँ पे इतना कुछ पैसा आ नहीं रहा है और आ भी रहा है तो वो उतना पैसा लगा नहीं रहे हैं उस सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें के कारण उन्होंने कोशिश की कि हम इन दोनों बजट्स को सेपरेट करेंगे। सेकेंड रीज़न है टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी, यानी जो भी रेलवे से रिलेटेड पॉलिसीज़ लानी है और किस तरीके से, ताकि रेलवे का बिजनेस अच्छे से अच्छे तरीके से हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न करे, यही वो चाहते थे। इसके अलावा टू सिक्योर स्टेबिलिटी टू ऑफ द जनरल रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेलवे रेवेन्यूज़। एंड इसके बाद मतलब मेन यही था कि जो रेलवे से रेवेन्यूज़ आता था उसका एनुअल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था जनरल रेवेन्यूज़ में, एंड इस तरीके से वो स्टेबिलिटी को सिक्योर कर पाते थे। नेक्स्ट रीज़न है टू इनेबल द रेलवेज़ टू कीप देयर प्रॉफिट फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, ठीक है। और मेन रीज़न ये था कि जो रेलवे से आने वाला जो प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट को जो है मतलब होना ये चाहिए था कि जो रेलवे से प्रॉफिट आ रहा है आप उस प्रॉफिट को डिफरेंट सेक्टर्स पे भी आप यूज़ कर सकते हो। उस पैसे को आप हेल्थ सेक्टर में भी लगा सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में भी लगा सकते हो। बट उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ऐसा कुछ चाहती नहीं थी, उनका कोई इरादा नहीं था हेल्थ सेक्टर में पैसे खर्च करने का। आप सोच सकते हैं कितनी ही बीमारियाँ उस समय इंडिया में फैल रही थी, कितना ही लोग भूख से मर रहे थे, इतना ज़्यादा कंडीशन इतनी ख़राब थी, फिर भी उन्होंने कोई पैसा एलोकेट नहीं किया हेल्थ सेक्टर में ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए क्योंकि उनका मेन मकसद ये था कि जो रेवेन्यू जो है रेलवे से जितना ज़्यादा वो रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को यूज़ कर देते हैं अपने ही डेवलपमेंट के लिए, नहीं और ज़्यादा जो है रेलवे की लाइंस बिछानी है और ज़्यादा रेलवे को कनेक्टिविटी देनी है, तो उन सब चीज़ों में वो पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता था। आफ्टर पेइंग अ फिक्स्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द जनरल रेवेन्यू, ठीक है, यानी कुछ एक फिक्स कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं रेलवे से आने वाला जो रेवेन्यू है मान लो 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये में मान लेते हैं साल का 1000 रुपये आ रहा है, तो उसमें से कुछ एक फिक्स अमाउंट है, मान लेते हैं 100 रुपीज़ एक फिक्स अमाउंट है जो उन्होंने तय कर दी थी कि हम साल में 100 रुपये जो है उस रेलवे से जो आने वाला पैसा है उसको हम जनरल रेवेन्यू में यूज़ करेंगे। बट एक फिक्स अमाउंट तय कर दी गई थी, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा, ठीक है। उतना पैसा जितना रेलवे से रेवेन्यू मिला उतने पैसे को जनरल रेवेन्यू में डाल के एंड बाकी पैसे को अपनी खुद की जो रेलवे की डेवलपमेंट है उसमें लगाती थी, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस कह सकते हैं, सारे रीजंस जो हैं उस समय एक्वर्थ कमेटी ने दिए, एंड इसके हिसाब से फिर देखा जाएगा कि रेलवे बजट और तब से जनरल बजट को सेपरेटली पेश किया जाने लगा। और ऐसा जो है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी ऐसा किया। बट हम देख सकते हैं कि 2017 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी जो मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्हें लगा कि जो इस तरीके से आप बजट्स को डिफरेंट कर रहे हो, सेपरेट करके ला रहे हो, वो सही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में मर्ज कर दिया रेलवे बजट और जनरल बजट को। हैंस देयर इज़ नाउ ओनली वन बजट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ यूनियन बजट। एंड मेन रीज़न जो था इसको ऐसे मर्ज करने का ये था बिकॉज आज के टाइम पे आप देख सकते हो रेलवे बजट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है। जितना ब्रिटिश जब उस समय प्रेजेंट थी तो जिस बेसिस पे उन्होंने सेपरेट किया था ये बिकॉज रेलवे से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था, इसलिए उन्होंने इसे सेपरेट किया। बट आज के डेट में रेलवे इतना ज़्यादा कुछ रेवेन्यू कमा नहीं पाती है, प्लस उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो रेलवे बजट से उतना कह सकते हैं उतना मिल नहीं पाता, बिकॉज रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा नहीं होगा तो जो डेवलपमेंट है वो उस पैसे से कैसे की जाएगी, ठीक है। बट जो हमारा जनरल बजट है आज की डेट में वो काफ़ी बड़ा हो गया बिकॉज आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सबसे कहीं ना कहीं से पैसा वहाँ पे आता है। बट क्योंकि अगर जब तक हम इसे सेपरेट रखेंगे रेलवे बजट और जनरल बजट को, तो जनरल बजट से जो आने वाला पैसा है आप उसे रेलवे सेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी था कि दोनों ही बजट को मिला दिया जाए सो दैट जनरल बजट से जो भी पैसा आ रहा है वो रेलवे बजट मतलब रेलवे के लिए भी वो यूज़ किया जा सके और रेलवे का भी डेवलपमेंट हो। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को ना देखते हुए सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस किया जाना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे रेलवे और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया है एंड उसको यूनियन बजट का नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस दे रखे बजट से रिलेटेड वो हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ बजट, किस तरह से बजट को इनेक्ट करना है, उससे कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट ईयर। मतलब जैसे कि हमने देखा जब भी बजट आता है तो बजट की जो भी कॉपीज़ होती है वो जो प्रेसिडेंट है दोनों हाउसेस में उस बजट की कॉपीज़ को मतलब रखते हैं एंड उस बजट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि जो भी पिछले साल के जितना भी खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, जितना रेवेन्यू मिला वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती है, एस्टिमेटेड अमाउंट, एंड आने वाले साल में कितना खर्चा होने वाला है, कितना कहाँ से रेवेन्यू होगा, वो सारी चीज़ें भी बजट में लिखी हुई होती हैं। तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर में इस तरीके से बजट को पेश करे दोनों हाउसेस के सामने। होता ये कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट की कॉपीज़ प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट फिर दोनों हाउसेस के सामने उस कॉपीज़ को रखते हैं। नेक्स्ट है नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक डिमांड फॉर ग्रांट
क्यों लाई जाती है? बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट है, मान लेते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर स्कीम में पैसा खर्च करना है, बट उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए वो एक तरह का ग्रांट मांगते हैं, ठीक है। तो जो ग्रांट मांगने का एक डिमांड वो रखते हैं पार्लियामेंट के सामने। तो जब भी गवर्नमेंट को ग्रांट चाहिए यानी पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो भी डिमांड वो पार्लियामेंट के सामने रखेंगी कि भाई इतना इतना पैसा दे दो इस पर्टिकुलर स्कीम में लगाने के लिए, तो वो तभी कर सकते हैं जब आपको प्रायर रिकमेंडेशन हो प्रेसिडेंट की। यानी प्रेसिडेंट जो है उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज जो पैसा आप निकालोगे कहाँ से निकालोगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जो भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है, कहीं ना कहीं उससे पहले निकालने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसलिए जो भी पैसा यहाँ से निकाला जाएगा, पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है डिमांड फॉर ग्रांट को रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। अब क्योंकि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हो, तो उसको निकालने के लिए आपको एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना पड़ता है। उस बिल में लिखा हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपको इतना इतना पैसा चाहिए। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेंबर्स है उसमें डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर स्कीम के लिए उन्हें पैसा चाहिए वो ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उसको कम भी कर सकते हैं वो चाहे तो, वो सब चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। तो इस तरीके से अगर पैसा निकालना है तो पहले अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, नो मनी बिल imposing tax shall be introduced in the parliament except on the recommendation of the president, and such a bill shall not be introduced in the Rajya Sabha। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि हमने बात की थी पहले भी मनी बिल में कौन कौन से मैटर्स आते हैं, तो ऐसे मनी बिल जो कहीं ना कहीं टैक्स को इम्पोज करने की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा मनी बिल आया है पार्लियामेंट में जो कोई टैक्स को इम्पोज करने की बात करता है, तो वो पार्लियामेंट में तब तक रखा नहीं जाएगा जब तक आप प्रेसिडेंट की परमिशन ना ले लो। तो पहले आपको, क्योंकि मनी बिल में भी हमने ये डिस्कस किया था कि मनी बिल में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की। तो वही है कि ऐसे बिल में आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी है, देन आप उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और जो मनी बिल है उसको राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये भी हमने बताया, क्योंकि लोकसभा के पास ही पावर है मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से जिस चीज़ों पे आप टैक्स लगा सकते हो, कितना लगा सकते हो, उसके दायरे में रह के ही आपको टैक्स को लेवी भी करना है, यानी टैक्स को लगाना भी है, उसे कलेक्ट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। यानी जो हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये जो लोकसभा राज्यसभा है वो टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, उसको अबॉलिश कर सकती है, बट उसे बढ़ा नहीं सकती, बिकॉज बढ़ाने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो हमारे कैबिनेट है उसमें जो भी मिनिस्टर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा बिल लेके आएंगे, उस बिल के थ्रू वो टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी, ठीक है। यानी कोई भी, ना ही मेंबर ऑफ, ना ही प्राइवेट मेंबर आप कह सकते हैं लोकसभा का, ना ही आपका राज्यसभा का कोई प्राइवेट मेंबर है, वो पर्टिकुलर बिल नहीं ला सकते जिसमें वो टैक्स को इंक्रीज़ करे, बिकॉज ये काम किसका है? आपके एग्जीक्यूटिव का है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं दोनों हाउसेस के, यानी लोकसभा राज्यसभा के क्या रूल्स होते हैं कि जब आप बजट को इनेक्ट करते हैं तो उस समय लोकसभा राज्यसभा की क्या क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मनी बिल होता है या फिर फाइनेंशियल बिल होता है, जैसे हमने दोनों को डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियोस में कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जब हम बात करते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के, फाइनेंशियल बिल स्पेशली जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है, ठीक है, तो वो ऐसे फाइनेंशियल बिल और मनी बिल जो डील करते हैं विद द टैक्सेशन के साथ, जो किसी टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन फाइनेंशियल बिल और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने की पावर जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकसभा के पास है। राज्यसभा ऐसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। सेकेंड बोला गया, राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। यानी जब भी ग्रांट मांगने के लिए जो भी डिमांड रखी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, तो उस समय जो भी वोटिंग की जाएगी कि हाँ भाई आपको वोट देने का मतलब है कि आप उस डिमांड से जो मांग रहे हैं, ग्रांट मांग रहे हैं, क्या उससे सहमत है, नहीं है, तो उसके लिए जो भी वोटिंग की जाएगी उसमें राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है कि उस डिमांड फॉर ग्रांट में वो वोट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रिविलेज, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज सिर्फ लोकसभा को दी गई है। यानी सिर्फ लोकसभा के हाउस में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी डिमांड ऑफ अ ग्रांट फॉर जितना भी पैसा मांग रही पर्टिकुलर स्कीम के लिए, जब भी उस पर वोट किया जाएगा तो सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही उस पर वोट कर सकते हैं। देन है कि द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंशियल बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज, ठीक है। तो यानी 14 दिन का सिर्फ टाइम होता है, 14 दिन के अंदर उन्हें उस बिल को या तो एक्सेप्ट करना है या फिर कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं, ठीक है, बट रिकमेंडेशंस को मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर होता है। बट हाँ, 14 दिन के अंदर उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर 14 दिन के अंदर वो एक्शन नहीं लेते तो उस बिल को पास माना जाएगा दोनों हाउसेस से। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द राज्यसभा इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। देन द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द बजट शैल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि जब भी बजट को पेश किया जाएगा तो वहाँ पे सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस तरीके से हो रहा है,
एक्सपेंडिचर जो है मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा जाएगा, अगर वो चार्ज फॉर्म में जा रहा है, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उस पैसे पे जो है कोई भी वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज इसके थ्रू जो पैसा जाता है वो कहीं ना कहीं सैलरीज पे करने के लिए, आप देख सकते हो प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर जितने भी आपके एमपीज़ होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, तो इन लोगों की सैलरीज, अलाउंस से सारी चीज़ें जो है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू जाती है, ठीक है। बिकॉज इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरीज के तौर पे जो भी जा रहा है, अलाउंसेस के तौर पे जो भी जा रहा है, उसमें सिर्फ डिस्कशंस तो हो सकता है बट वोटिंग नहीं हो सकती, उस पर आप वोट नहीं कर सकते, उस पर उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज इतनी सैलरी जो भी फिक्स कर दी गई है वो आपको देनी देनी है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर साल उस पर बहस करोगे, उस पर वोटिंग करोगे, उनके सैलरी को कम करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक फिक्स अमाउंट है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जानी है, ठीक है। तो उस पर वोटिंग नहीं हो रही बट डिस्कशन कर सकते हो आप, तो उसे चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। बट जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ पे आप वोटिंग भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं उसे कम ज़्यादा करने के लिए आप वहाँ पे पार्लियामेंट में से डिस्कस कर सकते हो, उसे वोटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हो रही है, जो एक खर्चा हो रहा है चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों को आपको सेपरेटली शो करना है बजट में, ठीक है। देन यहाँ पे बोला जा रहा है द बजट शेल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द अदर एक्सपेंडिचर। अब दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर किया होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ पे आप रेवेन्यू को यूज़ करते हो खर्चा करने के लिए, मतलब सरकार के पास जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हुआ है, जो भी पैसा टैक्सेस के थ्रू उनके पास आया है, उस पैसे का वो यूज़ करते हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए। यानी मान लो किसी को वो सैलरीज पे कर रहे हैं, कुछ भी पे कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें कुछ मिलेगा नहीं अमाउंट, ठीक है। मतलब एक बार उन्होंने सैलरी दे दी तो उसकी वजह से उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो एज अ रेवेन्यू के तौर पर जो उन्हें मिला था, क्योंकि उन्हें एक्सपेंडिचर करना था तो उन्होंने रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर किया है, लोगों की सैलरीज वगैरह पे कर दी है। बट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं जहाँ पे हम बड़े बड़े अमाउंट को जब खर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कोई हॉस्पिटल है, कोई मतलब हॉस्पिटल बना रहे हो, तो वहाँ पे भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वहाँ पे भी आप खर्चा लगा रहे हो, बट वहाँ से एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद एक कैपिटल जनरेट होगा, ठीक है। 10-20 साल में जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू आपको मिले, कुछ ना कुछ फ़ायदा सरकार को होगा। तो इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, दोनों में आपको फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है आपको बजट में डिस्टिंग्विश करके मेंशन करनी है कि कितना ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू से हो रहा है, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है, और कितना ऐसा खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट है द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि जो चार्ज किए जाते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, उस पर आप वोट नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, बट आप उसमें सिर्फ डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। अब ये चार्ज एक्सपेंडिचर किस तरीके से होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।